वो एक चांदनी रात थी। मैं अपने सफ़र पर अकेला था, पहाड़ी रास्ते पर चलते हुए, जब अचानक ही मुझे पेड़ों के झुंड के पीछे एक छुपी हुई बस्ती दिखाई दी। पहले तो मुझे लगा कि ये मेरी आंखों का धोखा है, पर फिर मैं रुका और अच्छी तरह से देखा। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी और माहौल में कुछ असामान्य सा लग रहा था। फिर भी मुझे उस बस्ती की ओर खिंचाव सा महसूस हुआ। बस्ती में कदम रखते ही एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। पहले मुझे लगा कि शायद ये सब लोग अपने घरों में होंगे, लेकिन जब मैं आगे बढ़ा तो कुछ लोग रास्ते पर दिखाई दिए। उनके चेहरे सफ़ेद और भयानक थे। कोई मुस्कुरा नहीं रहा था, कोई आवाज़ नहीं थे। हर तरफ बस एक सन्नाटा था। पर सबसे अजीब बात यह थी कि किसी भी निवासी का कोई साया नहीं था, ना उनके पैरों के नीचे, ना पेड़ों के पास, और ना ही उनके आसपास कहीं और। ये देखकर मेरी धड़कन तेज हो गई, क्योंकि चांद की रोशनी में परछाई तो बननी ही चाहिए। मुझे लगा कि शायद मुझे वहाँ से वापस चले जाना चाहिए, पर एक अजीब सी शक्ति मुझे रुकने पर मजबूर कर रहे थे। मैं आगे बढ़ता गया और बस्ती के एक विशाल मंदिर के पास पहुँच गया। मंदिर पूरा भूतिया और पुराना लग रहा था। उस पर कच्ची राख के परतें थे और दीवारों पर अजीब अजीब आकार के चिन्ह बने थे। तभी एक बुजुर्ग महिला ने मुझे देखा और मेरे पास आई। उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी, पर उसकी आंखों में कुछ अजीब सा और भयावह था। मुझे लगा था तुम यहाँ आओगे, उसने धीरे से कहा। मैं डर के मारे कुछ बोल नहीं पाया। कमाल की बात थी कि उस महिला का भी कोई साया नहीं था। मुझे जाना है, मैंने डर और घबराहट में कहा, लेकिन वो महिला बस मुस्कुराई और बोली, इस बस्ती में जो एक बार आ जाता है वो यहाँ से कभी वापस नहीं जा सकता। तुम भी अब हमेशा यहीं रहोगे। मेरी धड़कनें तेज हो गई। मैंने पीछे मुड़कर भागने की कोशिश की, पर हर मोड़ पर मुझे वही लोग और वही चेहरे दिखाई देने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा गांव मुझे घेर रहा हो, और उनके बीच बिना साए के वो लोग कुछ जिंदा भी लगते थे और कुछ मरे हुए भी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं बस्ती से बाहर भागने की कोशिश करते हुए सीधा जंगल की तरफ भाग गया, लेकिन जैसे ही जंगल के उसी रास्ते में वापस निकलने की कोशिश की, मुझे वापस वही बस्ती दिखाई देने लगी। ऐसा लगता था जैसे मैं एक चक्रव्यूह में फंस गया हूँ और हर तरफ बस वही डरावने चेहरे हैं। उस रात मैं एक मंदिर के पास छुप गया। मैं थक कर चूर हो गया था और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। तभी मुझे कुछ लोगों की आवाज़ सुनाई दी जो धीरे धीरे मंदिर के पास आ रहे थे। मैंने उनकी बातें सुनी। ये हमारे श्रापित लोग हैं और कभी हमारे साथ एक जैसे थे। जो यहाँ एक बार आते हैं वो कभी अपने साए को वापस नहीं पा सकते हैं। उन लोगों में से एक ने कहा। मुझे समझ आया कि यहाँ आने वाले लोग अपना साया खो देते हैं और फिर वो हमेशा यहाँ के वासी हो जाते हैं। मैं डर से कांप रहा था। क्या मैं भी अपना साया खो चुका हूँ? तभी वो लोग मेरे पास आ गए और एक विशाल दीवार के पास मुझे ले गए, जहाँ उनके लोगों के साए चिपकाए गए थे। हर साया एक रूह के जैसा लगता था, और उस शैतानी बस्ती में मैं समझ गया कि अगर मुझे वहाँ से ज़िंदा निकलना है तो मुझे अपना साया वापस पाना होगा।
लेकिन जब मैं अगली सुबह उठा तो मैं वहीं उसी मंदिर में पड़ा था। मैं बाहर निकला। बाहर कड़कती हुई धूप थी। मैंने नीचे देखा तो मेरा साया वहाँ से गायब था। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। रात के करीब 3 बजे थे। मैं एक छोटे से शहर के सुनसान रेलवे स्टेशन पर अकेला खड़ा था। ठंडी हवा चल रहे थे और कहीं उल्लू की आवाज़ सुनाई दे रहे थे। प्लेटफॉर्म पर कोई नहीं था, बस एक पुराना बल्ब धीमी रोशनी में टिमटिमा रहा था। मेरी ट्रेन आने में अभी भी आधा घंटा बाकी था। मैंने अपनी घड़ी देखी और पास की बेंच पर बैठ गया। स्टेशन की दीवारों पर पुरानी फटे हुए पोस्टर लगे थे और हर तरफ बस सन्नाटा पसरा था। तभी मेरी नज़र प्लेटफॉर्म के आखिरी छोर पर गई। वहाँ एक आदमी खड़ा था, सफ़ेद कपड़े पहने, एकदम शांत। पहले तो मैंने सोचा कि कोई यात्री होगा, लेकिन फिर ध्यान किया कि वो अजीब तरह से खड़ा था, बिल्कुल सीधा, बिना हिले डुले। उसकी आंखें नहीं दिख रहे थे, सिर्फ सफ़ेद कपड़े और एक हल्की सी परछाई। शीत की लहर मेरे शरीर में दौड़ गई। मैंने इधर उधर देखा, शायद कोई और भी वहाँ हो, लेकिन पूरी जगह वीरान थी। अब मेरी नज़रें उसी आदमी पर थीं। वो धीरे धीरे चलने लगा। उसके कदमों की आवाज़ नहीं आ रहे थे। मेरी धड़कन तेज हो गई। मैंने अपने हाथों को मसला, शायद ये सब मेरा भ्रम हो। वो आदमी प्लेटफॉर्म पर घूम रहा था, लेकिन उसकी चाल अजीब थी, मानो वो ज़मीन पर नहीं हवा में उड़ रहा हो। मैं डर के मारे उठ खड़ा हुआ। तभी प्लेटफॉर्म के पास लगे एक खंबे से एक बूढ़े चौकीदार ने मुझे देखा। वो धीरे धीरे मेरी तरफ आया और फुसफुसाते हुए बोला, उसे मत देखो। मैं सुन्न रह गया। कौन? मैंने हकलाते हुए पूछा। वही सफ़ेद कपड़ों वाला, बूढ़े ने कहा। उसका चेहरा डर से सूख चुका था। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। मैंने फिर से उस आदमी की तरफ देखा। वो अब प्लेटफॉर्म के बिल्कुल किनारे पर खड़ा था। ट्रेन आने वाली थी। रेल की पटरियों से हल्की आवाज़ आने लगी। मैंने चौकीदार से पूछा, ये कौन है? वो कांपते हुए बोला, यह रात 3 बजे यहाँ आता है। जब ट्रेन आती है तो गायब हो जाता है। कोई नहीं जानता ये कौन है, लेकिन कई साल पहले यहाँ एक आदमी ट्रेन के नीचे आकर मर गया था, ठीक इसी वक्त 3 बजे। मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मेरी ट्रेन के आने का अनाउंसमेंट होने लगा। मैं चाहकर भी हिल नहीं पा रहा था। मेरी नज़रें अब भी उस आदमी पर थे। ट्रेन की रोशनी प्लेटफॉर्म पर पड़ने लगी थी और तभी वो आदमी धीरे धीरे मेरी नज़रों के सामने हवा में गायब होने लगा, जैसे धुआं उड़ रहा हो। कुछ ही सेकंड्स में वो गायब हो गया। मैंने जल्दी से अपना बैग लिया और ट्रेन में चढ़ गया। मेरी सांसें तेज थी, हाथ कांप रहे थे। चौकीदार प्लेटफॉर्म पर खड़ा मुझे देख रहा था। ट्रेन चल पड़ी, लेकिन मेरा दिमाग अब भी उसी सफ़ेद कपड़ों वाले आदमी के बारे में सोच रहा था। क्या मैंने सच में भूत देखा था या ये सिर्फ मेरी आंखों का धोखा था? लेकिन चौकीदार की बातों और उस आदमी के गायब होने से ये तो साफ हो गया था कि ये मेरी आंखों का धोखा नहीं था। उस रात के बाद मैंने कसम खाई कि कभी किसी सुनसान रेलवे स्टेशन पर अकेले नहीं रुकूंगा। तो दोस्तों, ये थी आज की दूसरी कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की आखिरी कहानी की ओर।
विमल स्टेशन पर खड़ा अपनी ट्रेन का इंतज़ार कर रहा था। शाम के 4 बजे की ट्रेन थे, पर शायद आज कुछ लेट थे और 10 मिनट लेट होने के बाद ट्रेन अब आ चुकी थी। यात्रियों की भीड़ तुरंत ही ट्रेन की तरफ लपक पड़ी। ये इतने सारे लोग रोज के रोज कहाँ जाते हैं? विमल बुदबुदाया और अपनी बोगी की ओर चल पड़ा। उसकी बोगी थी S1, सीट नंबर 30। विमल ने अपनी सीट खोजी और उस पर अपना सामान रख दिया। ऊपर वाली, वो हमेशा से ही ऊपर वाली सीट ही खोजता था। बोगी में उस टाइम की भीड़ थे। लोग अपने सीट खोजने के लिए इधर उधर भाग रहे थे। काफ़ी शोरगुल था, पर धीरे धीरे ये शोरगुल शांत हो गया। ट्रेन भी अब चल दी थी। विमल ने अपने सहयात्रियों पर नज़र डाली। यात्रियों में 2 खूबसूरत लड़कियां थी और एक अधेड़ उम्र के अंकल थे। उनके साथ उनकी वाइफ भी थी और एक जवान जोड़ा भी था जिनके साथ उनका 4 साल का बच्चा था। बगल वाली सीट पर एक और अंकल भी थे। ट्रेन अपनी पूरी गति में थी। अचानक ही कोने वाले उन अंकल की नज़र बोगी में चिपके एक इश्तिहार पर गई, जिस पर भूत प्रेत, तंत्र मंत्र आदि के छुटकारे की बात कही गई थी। कोने वाले अंकल, जिनका नाम वीरेंद्र सिंह था, उन्होंने बात करने की गरज से दूसरे अंकल, जिनका नाम रोशन था, उनसे कहा, ये बाबाओं लोगों ने तो देश का सर्वनाश कर दिया है। भोली भाली जनता का हमेशा शोषण करती रहती है। आपका क्या मानना है? बिल्कुल ठीक कहा आपने। इन बाबाओं ने तो पूरी जनता को बेवकूफ़ बना दिया है। झाड़ फूक के नाम पर, टोना टोटका के नाम पर इन्होंने भोले भाले लोगों को पैसा लूटना शुरू कर दिया है। सिर्फ अनपढ़ और गवार नहीं, बल्कि पढ़े लिखे लोग भी इनके चक्कर में पड़ जाते हैं। अभी पिछले दिनों की खबर आई थी कि कैसे एक सरकारी अधिकारी ने गड़े धन के लालच में एक तांत्रिक के कहने पर किसी मासूम बच्ची का कत्ल करवा दिया। ऐसी और भी खबरें आती रहती हैं। रोशन जी ने तैश में आकर कहा, जी आपने बिल्कुल सही कहा अंकल। एक लड़की ने उनका समर्थन किया। आजकल ऐसे बाबाओं की भरमार हो गई है। सरकार को ऐसे लोगों पर कार्रवाई करनी चाहिए। बिल्कुल ठीक कहा आपने। एक लड़का जो दूसरी बोगी में था, बातचीत में शामिल होने के लिए इस बोगी में आ गया था। आजकल तो ऐसी बाबाओं का चलन सा हो गया है और मुझे समझ नहीं आता कि आखिर ये लोग किस भूत प्रेत या चुड़ैल की बात करते हैं, जबकि भूत प्रेत ऐसा कुछ तो होता ही नहीं है। माफ़ कीजिएगा भाई साहब, मैं आपकी इस बात से बिल्कुल असहमत हूँ कि भूत प्रेत और चुड़ैल ये सब बिल्कुल झूठ है। बाबा या तांत्रिक गलत हो सकते हैं, पर भूत प्रेत ये सच में होते हैं। आप इनसे इनकार नहीं कर सकते। विमल ने उस लड़के को टोका, बेटा तुम तो पढ़े लिखे मालूम पड़ते हो, फिर भी भूत प्रेत की बातों पर विश्वास करते हो, ऐसा क्यों? सामने बैठे अंकल ने विमल से आश्चर्य भरे शब्दों में पूछा, अंकल मैं भी पहले आप लोगों की तरह ही भूत प्रेत पर विश्वास नहीं करता था। बाबाओं और तांत्रिकों का विरोध किया करता था। भूत प्रेतों, ऊपरी साया, जिन, ये सबको बकवास माना करता था। पर कहते हैं ना कि जिसके साथ होती है वही समझ पाता है। जब मुझ खुद पर एक प्रेत का साया पड़ा, तब मुझे उन सब बातों पर विश्वास हो गया। और जिन तांत्रिकों की आप बुराई कर रहे हैं ना, उन्हीं तांत्रिकों में से एक की वजह से मैं ज़िंदा हूँ। अगर आप मेरी कहानी सुनेंगे तो आपको भी भूत प्रेत, जिन, ये सब पर विश्वास होने लग जाएगा। ऐसा क्या हुआ था तुम्हारे साथ? सामने बैठे लड़के ने कहा, जिसके बाद विमल ने बताना शुरू किया। बात उन दिनों की है जब मैं इंटर के बाद इंजीनियरिंग करने का फैसला किया था। इसके लिए मैंने एक नामी गिरामी कॉलेज में एंट्री का फैसला लिया। मुझे कॉलेज जाने की जितनी खुशी थी, उतना ही दुख घर से दूर होने का भी था।
एडमिशन के बाद मैंने कॉलेज के हॉस्टल में ही रहने का फैसला किया। मुझे रूम अलॉट हुआ, रूम नंबर 102। मुझे 2 रूम पार्टनर भी मिले, सोमेश और ब्रिजेश। दोनों ही मेरे ही ब्रांच से थे। इस बात की मुझे ज़्यादा खुशी हुई। मेरी पढ़ाई अब शुरू हो चुकी थी। कॉलेज और हॉस्टल में मेरे कई दोस्त बन चुके थे। उन्हीं में से मेरा एक दोस्त था, दीपक। दीपक कुछ ज़्यादा बोलता नहीं था, ना ही ज़्यादा मजाक करता था, और लोग यहाँ मजाक मस्ती के मूड में रहा करते थे। वो पता नहीं कहाँ किन ख्यालों में खोया रहता था। पता नहीं मेरे से ज़्यादा नहीं बोलने वाले लड़के से दोस्ती कैसे हो गई। वो पढ़ने में काफ़ी अच्छा था, इस वजह से मैं उसके टच में ही रहा करता था। धीरे धीरे मुझे उसके बारे में एक बात पता चली। दीपक की रुचि भूत प्रेत, तंत्र मंत्र, भूतिया जगहों, इन सब में ज़्यादा थी, और वो मुझे हमेशा किसी न किसी भूतिया जगह के बारे में बताता रहता था, और हमेशा ही भूत प्रेत जिन्न के बारे में जानकारी इकट्ठा करता रहता था। एक दिन मैं और कुछ लड़के हॉस्टल की छत पर बैठे हुए थे। हमारे साथ दीपक भी था। हमारे बीच ऐसे ही बातचीत हो रही थी। अचानक ही हमें छत पर किसी और के चलने की आहट सुनाई दी। कौन है? मैं चिल्लाया। उधर से किसी की कोई आवाज़ नहीं आई। हमने सोचा हमारे बैच का ही कोई लड़का सीढ़ियों पर छुपा हुआ है और हमें परेशान कर रहा है। लगता है कि सोमेश होगा, मेरे एक दोस्त ने कहा। मैं देख कर आता हूँ, मैंने कहा। तभी मेरे दोस्त ने कहा, रुक, मैं भी साथ चलता हूँ। हम दोनों सीढ़ियों पर जाकर देखें, मगर वहाँ पर कोई नहीं था। लेकिन अभी तो किसी के सीढ़ियों पर चलने की आवाज़ आ रहे थे। हम सब ने सोचा कि शायद ये हमारे मन का वहम होगा या कोई लड़का आकर चला गया होगा। उसके कुछ देर बाद हमें एक साया छत पर टहलता हुआ दिखाई दिया। हम सभी लोग चौंक गए, क्योंकि अभी तक तो वहाँ कोई नहीं था। फिर ये कौन आ गया? वो साया टहलते टहलते छत के किनारे चला गया। अरे कौन है भाई? छत से कूदने का इरादा है क्या? धीरज चिल्लाया। धीरज की बात पर हम सभी हंसने लगे। अचानक ही वो साया सच में छत से कूद गया। हम सभी लोग किनारे की ओर दौड़े और नीचे झांक कर देखा। अंधेरे में कुछ भी नहीं दिख रहा था। मैंने अपनी मोबाइल की टॉर्च जलाकर देखी, नीचे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। हम सभी लोग दौड़कर नीचे गए और पूरे हॉस्टल में हल्ला कर दिया कि कोई नीचे कूद गया है। सभी लोग हमारे साथ हो लिए और जिस जगह पर वो साया गिरा था, वहाँ पर पहुँचते ही हमें गहरा सदमा लगा। उस जगह पर कोई नहीं था। हम सभी लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। कहाँ कोई गिरा है? क्यों झूठी अफवाह फैला रहे हो? वार्डन ने हम चारों को डांटा, पर हम चारों हैरान थे। एक लोग को गलतफहमी हो सकती है, पर चारों को एक ही गलतफहमी कैसे हो सकती है? हम चारों ने वार्डन से माफ़ी मांग ली और फिर हम चारों अपने रूम में आ गए। वो सब क्या था, किसी को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मगर हम सब ने अपनी आँखों से देखा था कि कोई तो छत से कूदा ज़रूर था। खैर, मैं सोने की कोशिश करने लगा, पर नींद कहाँ आनी थी। जैसे ही आंखें बंद करता, वैसे ही एक भयानक चेहरा आंखों के सामने आ जाता। मैंने अपने कानों में एयरफोन लगाकर गाना सुनने लगा ताकि मुझे नींद आ जाए। फिर धीरे धीरे मुझे कब नींद आ गई मुझे पता ही नहीं चला। अगली सुबह जब हम लोग मेस पर खाना खा रहे थे, तब दीपक ने मुझसे कहा कि उसे मुझसे कुछ बात करनी है और अकेले में। मैंने सोचा ऐसी कौन सी बात है कि वो मुझे अकेले में बताना चाहता है। हम दोनों ऐसी जगह पर गए
जहाँ कोई नहीं आता था। दीपक, तूने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? तुझे एक बात बतानी है। कल रात तुमने मुझसे पूछा था ना कि कल रात में मैं सीनियर के रूम में क्यों गया था। हाँ यार, तूने तो बता दिया ना कि उनसे कोई किताब लेने गया था। बात यह नहीं है, कल रात की घटना के बाद मुझे एक सीनियर ने अपने रूम पर बुलाया था और ये कहा कि हो सके तो छत पर कम जाया करो और रात में तो बिल्कुल भी नहीं। तो इस पर मैंने दीपक से पूछा, पर ऐसा क्यों? तो दीपक ने कहा, दरअसल यहाँ पर किसी बुरी आत्मा का साया है जो लोगों को परेशान करती है, इसलिए जितना हो सके छत पर ना ही जाया करो। उन्होंने ये भी बताया कि इस हॉस्टल के साथ कई घटनाएं घट चुकी है, पर इस हॉस्टल का नाम बदनाम ना हो इसलिए इस बात को छिपाया जाता है। जो घटना कल रात में घटी थी वैसी ही घटनाएं कई बार घट चुकी है और इसके पीछे भी एक कारण होगा। ये सारी बातें दीपक ने मुझसे कही। ये सब सुनकर मैं बहुत ज़्यादा डर गया और उस दिन के बाद से मैं कभी भी हॉस्टल की छत पर नहीं गया। मगर फिर मुझे नींद आने में बहुत परेशानी होने लगी। अजीब अजीब सपने आते थे। मैंने ये बात दीपक से कही तो फिर उसने मुझे एक तांत्रिक के पास से एक ताबीज ला कर दी और उसे पहने रहने को कहा। मैंने जैसे ही वो ताबीज पहनी तो फिर उस दिन के बाद से मुझे कोई भी बुरे सपने नहीं आए। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानियाँ। अगर आपको ये कहानियाँ पसंद आई हों तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।